हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी लोअर पीसीएस के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सेकंड क्लास है। जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि अल्टरनेट डे पर आपकी यूपी स्पेशल क्लासेज आ रही हैं और बीच बीच में 2 से 3 दिनों के अंतराल पर आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक एक क्लास आती रहेगी। चूंकि ये बोलने में एक क्लास लग रहा है, लेकिन अगर आज की क्लास की पीडीएफ देखोगे 39 पेज की है, तो 3 क्लास का कंटेंट एक क्लास में मिल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी टॉपिक पिक करें उसे ऐसे कवर करते जाएं कि उसमें कोई गुंजाइश ही ना बचे बाहर से क्वेश्चन बनने की। सबसे पहले आपके टॉपिक्स पर आते हैं, सिलेबस में जो मेंशन है, जिससे एक आइडिया लग जाएगा आप लोगों को कि क्या क्या पढ़ चुके हो और क्या पढ़ना है। तो अगर सिलेबस को देखोगे आप सभी, जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है, तो पहला ही जो सब टॉपिक है उसका नाम क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसकी परिभाषा, विकास, योगदान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। अगर आप पहली क्लास देखोगे तो वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान कहाँ देता है? जो संस्थान होते हैं, जो चीज़ों का निर्माण करते हैं, उससे देते हैं। तो पहली क्लास में जितने भी संस्थान थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित थे, सब पढ़ चुके हो। और उन्होंने क्या क्या कार्य किए, क्या आविष्कार किए, वो भी पढ़ चुके। ठीक है। दूसरा टॉपिक है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, जो कि आज देखने जा रहे हैं। जितना भी आप प्राचीन काल से, हड़प्पा सभ्यता से हम पिक करेंगे और धीमे धीमे वैदिक काल, मौर्य काल होते हुए, गुप्त काल होते हुए, जो जो वर्क हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथ, एस्ट्रोलॉजी, इन सब के क्षेत्रों में, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, सब कुछ वन बाई वन करके देखेंगे। कौन वैज्ञानिक थे, कौन सी बुक लिखी है। और फिर आ जाएंगे आधुनिक काल के वैज्ञानिकों के बारे में। आधुनिक काल के वैज्ञानिकों को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो वहाँ से दो चीज़ें आपकी कवर होंगी। एक तो उनके जो भी आविष्कार हैं, जो परियोजनाओं से वो जुड़े रहे, जो संस्थाओं से जुड़े रहे, वो सारी चीज़ें आपकी आगे के टॉपिक में भी देखोगे, इनका भी पार्ट रहेंगी। क्योंकि प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण में क्या होगा? जब आप देखोगे इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी या प्रोग्राम जो है वो होगा, तो आप इसके पहले डॉक्टर कलाम के कार्यों में उनको जान लोगे, क्योंकि वही हेड कर रहे थे। ऐसे ही आप देखोगे कि अंतरिक्ष क्षेत्र में, है ना, तो विक्रम साराभाई के बारे में पढ़ोगे तो यहाँ पे भी जानोगे, और आप पहली क्लास में भी जान चुके हो। तो इस तरीके से आज की क्लास में क्या देखेंगे अभी मैं बताए दे रहा हूँ। और इसके बाद फिर आपके सिंगल सिंगल टॉपिक शुरू हो जाएंगे। प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास। तो फिर देखोगे कि आज की क्लास के बाद 9 से 10 क्लासेज और लगेंगी और आपकी पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर क्लासेज की लंबाई भी कम हो जाएगी समय के साथ। आज क्या क्या पढ़ना है पहले वो देख ही लेना। प्राचीन काल में क्या क्या काम हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। फिर वैदिक काल में, मतलब हड़प्पा, वैदिक, फिर गुप्त काल वगैरह, अलग अलग क्षेत्रों में देख रहे हैं। गणित, खगोलकी में कहाँ क्या हुआ, आयुर्वेद, चिकित्सा में क्या हुआ, इन सबको देखने के बाद पूर्व मध्यकाल में देखेंगे। फिर मध्यकाल में आ जाएंगे, सल्तनत काल वगैरह में सबके बारे में क्या क्या किया। फिर आधुनिक भारत। अब आधुनिक भारत के जो वैज्ञानिक हैं उनका देखो, जैसे श्रीनिवास रामानुजम अयंगर, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ उन्होंने पढ़ाई की, किस किस संस्था से संबंधित रहे हैं, क्या क्या उन्होंने योगदान दिया, क्या किस चीज़ का आविष्कार किया है, कौन से सिद्धांत का विकास किया है। इसके बाद ऐसे ही चलते चलेंगे, सीवी रमन आ गए। अगर देखो देखो सीवी रमन का है, कौन कौन सी संस्थाओं से जुड़े रहे हैं, वैज्ञानिक योगदान, प्रमुख पुस्तकें, क्योंकि पुस्तकों से भी प्रश्न आ सकता है। आपका 10 नंबर का साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो कुछ भी पूछा जा सकता है। प्रमुख सम्मान इनको कौन कौन से मिले हैं, फिर अगले वैज्ञानिक, ऐसे करके सभी जितने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं हम सबको वन बाई वन करके देखेंगे। विक्रम साराभाई को देखेंगे, डॉक्टर कलाम को देखेंगे, सबके बारे में, उनकी बुकें, कौन सी बुक लिखी है, कस्तूरी रंगन जी को देखेंगे, है ना। इस तरीके से आज की क्लास हमारी होने जा रही है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था कि किसी भी सब्जेक्ट की, लोअर पीसीएस के किसी भी सब्जेक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लासेज आपकी किस पर जाएंगी? यूट्यूब पर जाएंगी। तो इट मे बी पॉसिबल कि एक क्लास भी आपकी यूट्यूब पर जाए, है ना। उसके बाद बाकी की बची हुई सारी क्लासेज ऐप पर ही रहेंगी। पढ़ते रहें, नोट जो लोग बना सकते हैं वो नोट ज़रूर बनाएं। हर चीज़ को जो आज पढ़ा है नेक्स्ट डे रिवीजन ज़रूर करें। अगर अभी जो क्लासेज चल रही हैं इनको देखें तो 15 नंबर की कंप्यूटर कंटेंट सभी लोगों को दे दिया गया है।
इसका यूपी स्पेशल 20 नंबर और 10 नंबर की साइंस एंड टेक। 45 नंबर हम कवर करने जा रहे हैं, जो कि नेक्स्ट 10 से 15 दिनों में ऑलमोस्ट चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में विज्ञान एवं तकनीकी पर बात करते हैं। तो अगर प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल में क्या खोज की थी? पहिए की खोज हुई थी, आग की खोज हुई थी, कृषि की खोज हुई थी, ये सब चीजें। ठीक है, और हर चीज को देखो सब विज्ञान ही है भाई। अगर आग की खोज हुई है तो आग की खोज क्या है? आपकी फिजिक्स है। ऐसे ही आपकी पहिए की खोज, ये भी फिजिक्स है ना। लेकिन जहां से मेनली विज्ञान को हम मानते हैं वो हड़प्पा काल से पढ़ेंगे। 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। परिपक्व हड़प्पा काल की बात करें अगर तो 2600 ईसा पूर्व से माना जाता है 1900 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा काल में क्या था? एक तो सबसे बड़ी जो इनकी खोज थी वो थी नगर नियोजन प्रणाली। मैं बताता हूँ क्या था। ऐसे करके ग्रिड पर सड़कें 90 डिग्री पर काटती थी। तो ग्रिड प्रणाली थी, सड़कें 90 डिग्री पर काटती थी। जो मुख्य सड़क होती थी, तो जो घर के दरवाजे होते थे वो पिछली साइड होते थे, है ना, मेन सड़क की तरफ नहीं होते। इसका मतलब इनको पता था कि धूल वगैरह से स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, तो स्वास्थ्य के प्रति भी ये लोग जागरूक थे। ढकी हुई नालियां थी। जो आपका धौलावीरा है वहां पर जल संचयन प्रणाली जो थी बहुत जबरदस्त थी। तो उसका जो ईंट थी उसका जो अनुपात था 4:2:1 था। इसका मतलब है इनको दशमलव पद्धति भी आती थी, मापतौल भी इनको आता था। ठीक है, जो 16 के अनुपात में मापतौल पद्धति भी इन सभी को आती थी, ये सब। इसके बाद धातु का ज्ञान था, क्योंकि ये कौन सी कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य सभ्यता जब कोई होती है तो तांबा प्लस टिन को मिला के बनता है ना कांसा। तो इनको ये भी धातु का पता था कि तांबा क्या होता है, टिन क्या होता है, जब दोनों को मिलाएंगे हम तो कांसा बनाएंगे। एक लुप्त मोम विधि से ये मूर्तियां बनाते थे, वो भी इनको पता था। ये सारी चीजें यहाँ पर थी। तो ग्रिड प्रणाली पर आधारित नगर था। मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पक्की हुई ईंटों का प्रयोग होता था, तो देखो टेराकोटा जिसे बोलते हैं, उसकी भी जानकारी थी। इन ईंटों का मानकीकृत अनुपात क्या था? 4:2:1। धातु तथा रसायन विज्ञान का ज्ञान था, यानी कि तांबे में टिन मिलाकर ये लोग कांसा बना लेते थे। धातुओं को पिघलाने हेतु उच्च तापमान वाले भट्टों का निर्माण भी किया, ये भी साइंस है। क्योंकि उस समय के हिसाब से देखो तो ये बहुत बड़ी साइंस है। आज बहुत छोटा लगता होगा, है ना। चमकीले, जैसे आज से 30 साल पहले चले जाओ तो मोबाइल बहुत बड़ी साइंस थी, मोबाइल की खोज, है ना। इंटरनेट मोबाइल में चल रहा है, थोड़ा सा 1 KB 2 KB 3 KB की फाइल बहुत बड़ी चीज़ थी। आज हजारों GB की फाइल भी कोई बड़ी चीज़ नहीं। तो समय के साथ चीज़ें आसान लगती हैं, बट उस समय के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती। समुद्री इंजीनियरिंग, लोथल में गोदीबाड़ा था। सब लोगों को पता होगा गोदीबाड़ा क्या होता है। डॉकयार्ड, डॉकयार्ड मीन्स जहाँ पर नाव वगैरह रुक सकती हैं। आज का पोर्ट बोल दो, है ना। तो इस चीज़ को बनाने में जो साइंस की भूमिका थी उस टाइम पे थी। तो विश्व का सबसे प्राचीन कृत्रिम डॉकयार्ड का निर्माण इन्होंने किया था। जल प्रवाह प्रबंधन बहुत जबरदस्त था। लोथल का जो डॉकयार्ड था वहां पर क्या था कि ज्वार भाटे के अनुसार जल स्तर बनाए रखना था। मीन्स जब आपका जल स्तर ज़्यादा बढ़ेगा तो उसको निकालने की व्यवस्था थी, जब कम होगा तो उसको बंद करने की व्यवस्था थी। इसके लिए इन्होंने क्या है, स्लुइस गेट प्रणाली अपनाई थी। अब आते हैं वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में। तो महर्षि बोधायन थे। वैदिक काल वैसे तो आपका ऋग वैदिक काल की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो ये हो रही 800 ईसा पूर्व की बात। बोधायन शुल्ब सूत्र की इन्होंने रचना की है। पाइथागोरस प्रमेय का पूर्व ज्ञान, अभी आर्यभट्ट नहीं आए हैं, ठीक है। और उसके पहले ही पाइथागोरस प्रमेय का इनको क्या हो गया, पूर्व ज्ञान हो गया। बाद में अंग्रेजी व्यक्ति आएगा। हुआ क्या था देखो, प्राचीन काल में बताते हैं। हमारे जो महान वैज्ञानिक या जो महान ज्ञानी लोग थे, उन्होंने चीज़ों का विकास कर दिया। वो अपने हिसाब से कहीं लिख गए, या उन्होंने पेटेंट जैसी कोई व्यवस्था तो थी नहीं, है ना। तो उन्होंने इन चीज़ों पर ध्यान ही दिया नहीं दिया। अगर देखोगे ना आगे चल के, अभी देखोगे बोस, जगदीश चंद्र बोस जो है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का जो आविष्कार किया जिसका पेटेंट बाद में चला के
अंग्रेजों ने करा लिया। अंग्रेजों मीन्स यूरोपियन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको इसमें रुचि ही नहीं थी। इनको था कि हमें चीज़ें बनाते जाना, जो भी हमारा रिसर्च है हम करते जाएं। हमारे यहाँ के लोग नाम के पीछे नहीं पड़े, ठीक है। व्रत को वर्ग में और वर्ग को व्रत में रूपांतरित करने की इन्होंने विधि बताई। पाई के सन्निकट मतलब उसके निकट का मूल्य, क्योंकि पाई का जो सटीक मान है वो आर्यभट्ट बताएंगे आगे चल के। वर्गमूल, 2 के वर्गमूल की सटीक गणना। फिर पिंगल आए। पिंगल मुनि ने छंद शास्त्र लिखा है। तो एक तो आपका ये इतिहास का बन जाता है फैक्ट। मौर्योत्तर काल में थे। विश्व में पहली बार द्वि आधारी संख्या यानी बाइनरी न्यूमेरिकल सिस्टम का उपयोग इन्होंने ही किया था। फिर महर्षि कणाद, अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो ओपेनहाइमर, रॉबर्ट ओपेनहाइमर था, इस व्यक्ति ने ही परमाणु बम बनाया था, है ना। ये तो साइंस में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। और कौन सा, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत दुनिया भर के जितने महान वैज्ञानिक थे सब इस परियोजना में लगे थे, सब। क्योंकि हो क्या रहा था, अधिकांश जो महान वैज्ञानिक थे वो थे जूस, है ना, यहूदी, आइंस्टाइन वगैरह सब। अब इन्होंने अलग अलग खोज कर दी थी, नील्स बोर ने अलग खोज कर दी, आइंस्टीन ने अलग खोज कर दी, ये सब चीजें, और सारी खोजों को मिला के ही परमाणु बम बनना था। तो हुआ क्या, इनको मार के हिटलर ने भगा दिया था, क्योंकि अधिकांश लोग जर्मन मूल के थे उस टाइम पे। तो ये सब जब भाग के आए तो यूएसए ने इनको पनाह दी, वेतन दी, बड़ी नौकरियां दी, लैब दी, जो ये करना चाहते सब सुविधाएं दी। यूएसए को पता था ज्ञान की क्या चीज होती है, कीमत। उसने सारे, मैनहट्टन ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, सब लोगों को बोला यहाँ काम करो, पैसा फंड दिया, और ओपेनहाइमर उसको लीड कर रहे थे। फाइनली इन्होंने क्या बना दिया, परमाणु बम। इस व्यक्ति ने परमाणु बम की प्रेरणा कहाँ से ली थी, गीता से। सोचो, इसने बोला था, मतलब उस इसका एक वो है, कथन है गीता का, कि फाइनली मैं ही हूं दुनिया में, कुछ नहीं है, जब मैं आऊंगा सब खत्म हो जाए, मतलब ऐसे करके भगवान, मतलब उसका एक था गीता का कोई श्लोक, उससे प्रेरणा इसको मिली। तो इसने ये चीज लगाया कि जो शून्य कणु अणु है, जो सबसे छोटा अणु, उसमें इतनी पावर है कि वो सबको नष्ट कर सकता है, विनाशक की तरह कार्य कर सकता है। और ये जो अणु वाला, परमाणु वाला सिद्धांत है, यहाँ पर थे कणाद। वैशेषिक एक दर्शन है हमारा, उसके प्रतिपादक है ये महर्षि कणाद। इसमें इन्होंने बोला था कि पूरी दुनिया का जो सूक्ष्मतम कण है, हर एक चीज का वो अणु है, सब कुछ अणु से बना हुआ है। तो परमाणु का सिद्धांत तो ये विकसित करके गए। अब इनको कोई लेबोरेटरी दे देता, इनकी चीजों को एक पुस्तक में वर्णित कर देता, आगे विद्यार्थी पढ़ते, फिर रिसर्च होता, तो हो सकता था उसी समय जब दुनिया को कोई ज्ञान ही नहीं था साइंस का, तब हमारे यहाँ परमाणु बम का आविष्कार हो जाता है ना। तो वैशेषिक काल, दूसरी से छठी सदी ईसा पूर्व, वैशेषिक सूत्र की इन्होंने एक पुस्तक लिखी, वैशेषिक दर्शन की स्थापना की, आरंभिक परमाणुक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ब्रह्मांड के अविभाज्य कण को अणु नाम दिया था इन्होंने। हालांकि अणु को विभाजित करके परमाणु सबसे छोटा, क्या है कि अणु जो है स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, है ना। तो अब हो गया कि चलो, लेकिन उस टाइम के हिसाब से देखो तो कोई सोच ही नहीं पाएगा यहाँ तक। फिर आ जाते हैं प्राचीन काल में, 500 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। आत्रेय, पुनर्वसु, ये सभी हम अब पढ़ रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। प्राचीन तक्षशिला विद्यापीठ से जुड़े थे। आत्रेय संहिता लिखी इन्होंने। काय चिकित्सा यानी आंतरिक चिकित्सा के महान शिक्षक थे। आयुर्वेद के सबसे प्रारंभिक ग्रंथों की नींव रखी। फिर महर्षि चरक, कुषाण साम्राज्य का महान, सबसे महान शासक था कनिष्क, जिसे बोला जाता था उत्तरापथ का स्वामी। तो इसके ये राजवैद्य थे। चरक संहिता इन्होंने लिखी। आयुर्वेदिक औषधियों के पिता बोला जाता है इन्हें। रोगों का जो मूल होता है ना, वात पित्त कफ, सब में संतुलन बनाना, उसकी बात यही करेंगे। रोगों के मूल कारणों और रोकथाम पर जोर दिया। जो मेटाबॉलिज्म होता है, इन्होंने बोला कि अधिकांश रोग ना पेट से निकलते हैं, व्यक्ति खाना सही से ना पचे, कुछ भी दिक्कत हो ना वहीं से आते हैं। तो पाचन, रोग प्रतिरोधक क्षमता का सिद्धांत, अनुवांशिकी के सिद्धांत। अब अनुवांशिकी नॉर्मल हमने पढ़ा, अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं उसको, तो लगता है नहीं बहुत नया सिद्धांत है, क्या है। इन्होंने बोला कि किसी व्यक्ति का जो अनुवांशिक एक पिता से संतान में जाता है, जो भी जीन्स जाते हैं, तो यदि वहीं पर कुछ दोष हो तो व्यक्ति फिर आगे जो संतान होगी उसमें भी कुछ ना कुछ दोष या रोग नजर आता है। तो देखो यहीं पर इन्होंने बीज दोष का सिद्धांत दे दिया था। आगे आते महर्षि सुश्रुत।
बनारस इनका स्थान था। सुश्रुत संहिता इन्होंने लिखी। ऐसा बोला जाता है शल्य चिकित्सा के पिता, बोला क्या जाता है, इनकी तो पूरे प्रमाणिक प्रमाण है कि सर्जरी के पिता थे। 1100 से अधिक रोगों और 300 से अधिक शल्य प्रक्रियाओं का इन्होंने वर्णन किया है इसमें सुश्रुत संहिता में। पशु पक्षियों के जबड़ों से प्रेरित होकर 121 प्रकार के शल्य उपकरणों का भी आविष्कार किया है। राइनोप्लास्टी जो प्लास्टिक सर्जरी है, मोतियाबिंद की शल्य क्रिया, इसका भी वहाँ वर्णन है और इन्होंने अपने समय में ये चीज़ें की थी। आचार्य कश्यप प्राचीन गुरुकुल पद्धति के आचार्य थे। कश्यप संहिता लिखी। कौमार भृत्य बाल रोग चिकित्सा पर पुस्तक है और स्त्री रोग के विशेषज्ञ थे। बच्चों के दांत निकालने और उनके रोगों का विस्तृत इन्होंने वैज्ञानिक वर्णन किया इसी में, कश्यप संहिता में। सबकी बुकें इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। महर्षि पतंजलि शुंग काल में थे। पुष्यमित्र शुंग, इन्हीं की सहायता से पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जा चुकी है। इन्होंने बुक कौन सी लिखी? योग सूत्र और महाभाष्य। और इन्हीं की बुकों को आधार बना के तो बाबा रामदेव ने पूरा पतंजलि का साम्राज्य खड़ा कर दिया, है ना। योग विज्ञान का व्यवस्थित विकास किया इन्होंने। हठ योग शारीरिक और राजयोग मानसिक का वर्गीकरण किया। योग का ब्रह्मांडी विश्लेषण किया, मतलब योग के जो अष्टांग होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसका विकास किया। एक एक चीज का इन्होंने वर्णन किया, है ना। योगा कर्मसु कौशलम वगैरह ये सब यहीं से आया है। योग चित्ती वृत्ति निरोधा, मतलब चित्त की जो वृत्तियां होती हैं ना, उनका निरोध करना, उन पर कंट्रोल करना ही योग है। योगा कर्मसु कौशलम तो गीता का है। आगे चलते हैं। बाघभट्ट गुप्त काल सिंध क्षेत्र में थे। अष्टांग संग्रह नामक बुक लिखी है और अष्टांग हृदयम नामक। आयुर्वेद के वृद्ध त्रयी में शामिल चरक, मतलब जो 3 सबसे बड़े विद्वान थे आयुर्वेद के, उनमें एक ये भी है। चरक और सुश्रुत के सिद्धांतों का इन्होंने सलीकृत किया और व्यवस्थित रूप से इनका संकलन किया। रोग निदान और औषधि उपयोग का विस्तृत वर्णन किया। अब आ जाते हैं गणित और खगोल की तथा धातु विज्ञान के क्षेत्र में क्या काम हो। तो गुप्त काल और उसके बाद का समय गणित के क्षेत्र का, खगोल विज्ञान के और धातु विज्ञान का स्वर्णिम युग माना जाता है। अगर आप लोगों को पता हो, कई बार इसका जिक्र हो चुका है, महरौली का लौह स्तंभ। महरौली गांव है, गांव क्या, अब तो दिल्ली का पार्ट है। यहीं पर आपकी कुतुब मीनार है। अलाई दरवाज़ा यहीं पर है। यहीं पर कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है। यहीं पर अलाई एक मीनार बनवा रहा था, वो है। यहीं पर आपका ऐबक का मकबरा है, अलाउद्दीन खिलजी का, सब कुछ यहीं पर, इसी पूरे परिसर में। तो इसी परिसर में जो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है, यहाँ पर बीचों बीच, यहीं पर एक स्तंभ खड़ा हुआ है लोहे का। ऐसा माना जाता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का है। चंद्रगुप्त द्वितीय का समय मतलब 300 से 400 ईस्वी के बीच इस समय का है। और आज कितनी ईस्वी चल रही है? 2025, यानी कि 1600 साल पुराना। और उसमें अभी तक जंग नहीं लगी, ऐसे खुले में ही खड़ा हुआ है। तो सोचो धातु विज्ञान किस लेवल की थी उस समय का। तो महरौली का जंग रहित लौह स्तंभ इसी काल की धातु विज्ञान की श्रेष्ठता का प्रमाण है। आगे चलते हैं। हाँ, जो भी पर्सन टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े, ओपन टेलीग्राम ग्रुप है। जीएस रिवॉल्यूशन कहीं पर भी सर्च करोगे टेलीग्राम पर तो ग्रुप मिल जाएगा। टेलीग्राम पर प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो एप्लीकेशन मिल जाएगा। आर्यभट्ट 476 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य में थे। कुसुमपुर पाटलिपुत्र में इन्होंने कार्य किया। कुसुमपुर में इनका जन्म हुआ। बुक इन्होंने लिखी है आर्यभट्टियम और आर्यभट्ट सिद्धांत। कार्य क्या क्या किए, इनके कार्यों को मैंने विस्तृत कर दिया। जो भी महान वैज्ञानिक रहे जिनका नाम चलता है उनको थोड़ा सा मैंने विस्तृत कर दिया। मात्र 23 वर्ष की आयु में 499 ईस्वी में आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ लिखा। इन्होंने गणितीय और खगोलीय गणनाओं की सटीक नींव रखी। शून्य और दशमलव, शून्य का दार्शनिक और गणितीय प्रतीक के रूप में इन्होंने उपयोग किया, यानी शून्य की खोज इन्होंने ही की थी। दशमलव की खोज इन्होंने ही की थी। पाई का मान, सटीक मान इन्होंने ही बताया था दशमलव के 4-5 स्थानों तक, 3.1416। खगोल शास्त्र में ब्रह्मांड के भू केंद्रीय, अभी दुनिया में चल क्या रहा था, अवधारणा की भू पृथ्वी पूरी दुनिया के केंद्र में है, ब्रह्मांड के, है ना। तो इन्होंने इस मिथक को तोड़ा कि नहीं, पृथ्वी नहीं केंद्र में, सूर्य केंद्र में, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है।
पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। सूर्य और चंद्र ग्रहण को वैज्ञानिक ज्यामिति और छायाओं के आधार पर इन्होंने समझाया था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होते हैं। फिर आएंगे अगले बराहमिहिर। गुप्त साम्राज्य में थे ये। विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, वही चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रही है। पंच सिद्धांत का लिखी इन्होंने, व्रत संहिता लिखी। 5 प्राचीन खगोलीय विद्यालयों का सार संग्रह किया है। पारिस्थितिकी से संबंधित चीजें लिखी हैं। जल विज्ञान भूगर्भ शास्त्र का अंतर संबंध, कि पारिस्थितिकी, जल विज्ञान और भूगर्भ शास्त्र इन तीनों में आपस में संबंध है, ये इन्होंने स्थापित किया। भूकंपीय बादलों का सिद्धांत दिया। फिर अगले हैं ब्रह्मगुप्त। 598 ईस्वी में जन्म हुआ। राजस्थान के राजा व्याघ्रमुख के दरबारी थे ये, जो कि चाप वंश के थे। इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक लिखी। बीज गणित और अंक गणित का इन्हें महान प्रणेता बोला जाता है। शून्य के इन्होंने नियम लिखे, क्योंकि आविष्कार तो हो गया था लेकिन शून्य का उपयोग कैसे करना है, तो इन्होंने बताया कि जोड़ोगे शून्य तो क्या होगा, घटाओगे तो क्या होगा, गुणा करोगे तो क्या होगा। ऋणात्मक संख्याओं का प्रतिपादन इन्होंने ही पहली बार किया। इन्होंने बताया कि ऋणात्मक संख्याओं का गणित में कैसे उपयोग करते हैं, और ये भी बताया कि 2 ऋणात्मक संख्याओं का जब गुणनफल किया जाता है तो वो धनात्मक हो जाते हैं। आगे चलते हैं। ज्यामिति के बारे में इन्होंने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सटीक सूत्र दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब। फिर आएंगे भास्कर प्रथम। बल्लभी गुजरात में है, वहां पर साम्राज्य में थे। महाभास्करीय ग्रंथ लिखा है, आर्यभट्टियम भाष्य लिखा है, और लघु भास्करीय ग्रंथ लिखा है। जो साइन कोसाइन होते हैं इनकी गणना के लिए अत्यंत सटीक और बिना ज्यामिति वाला सरल सन्निकट सूत्र इन्होंने दिया था। अब पूर्व मध्यकाल में आ जाते हैं तो महावीराचार्य राष्ट्रकूट वंश का शासक था। राजा अमोघवर्ष इसके संरक्षण में थे, और गणित सार संग्रह इन्होंने लिखा है। गणित पर आधारित अगर कोई प्रथम सबसे प्रमाणिक बुक ऐसी जो पूरी गणित पर आधारित हो तो वो ये थी, जिसमें एलसीएम निकालने की विधि और समांतर श्रेणी के लिए सूत्र दिया गया। तो एलसीएम पर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर श्री धराचार्य थे, बंगाल में भी थे और दक्षिण भारत में भी कार्य किया। पाटी गणित पुस्तक लिखी है, त्रिशतका लिखी है, बीज गणित लिखी है। द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने का सूत्र इन्होंने दिया है, जिसे श्री धराचार्य सूत्र बोला जाता है। गोलों के आयतन और भिन्नों के नियम स्पष्ट किए, और श्री धराचार्य सूत्र तो हम लोगों ने भी उपयोग किया होगा क्लास 9-10 में। भास्कराचार्य भास्कर द्वितीय उज्जैन वेधशाला के प्रमुख थे 1114 से 1185 ईस्वी। इन्होंने बुक लिखी सिद्धांत शिरोमणि करण कौतूहल। विस्तृत कार्य इन्होंने और क्या क्या किया, तो 1150 ईस्वी में 36 वर्ष की आयु में सिद्धांत शिरोमणि को 4 भागों में इन्होंने बांटा। ठीक है, पहले तो इन्होंने रचना की, फिर इसे 4 भागों में बांटा, जिसमें लीलावती अंकगणित से संबंधित, यहाँ से प्रश्न आएंगे, अंकगणित से संबंधित है। बीज गणित लिखी है, ग्रह गणित लिखी है जिसमें ग्रहों के गणित गति के बारे में है, और गोलाध्याय लिखी है जो कि गोलाकार त्रिकोणमिति के बारे में। चक्रवाल विधि बहुत फेमस है, वो भी इन्होंने प्रतिपादित की। पेल्स समीकरण जैसे निर्धारित द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए चक्रवाल विधि का इन्होंने विकास किया। कैलकुलस के लिए जो प्रारंभिक वर्ग था वो ये करके गए थे। इन्होंने ग्रहों की तात्कालिक गति की गणना करते हुए आधुनिक डिफरेंशियल कैलकुलस की नींव रखी थी। फिर नागार्जुन सातवाहन साम्राज्य में थे, और कुषाण काल में कनिष्क के मेन व्यक्ति थे, नवरत्नों में थे कनिष्क। रस रत्नाकर इन्होंने लिखी है, कक्षपुट तंत्र लिखी है, और आरोग्य मंजरी। महान रसायन शास्त्री थे, धातुकर्मी तथा रस शास्त्र के जनक थे। इनकी प्रयोगशाला आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में थी। पारे का आविष्कार इन्होंने ही किया, और पारे का चिकित्सा में कैसे उपयोग हो इसको इन्होंने विकसित किया। मीन्स पारा क्या होता है ना, वो जहरीला होता है, तो उसके जहर को कम करना फिर उपयोग करना। चूंकि पारा क्या होता है, विषैला होता है, इसलिए इन्होंने एक शोधन प्रक्रिया विकसित की, जिसमें पारे को लहसुन के लेप और सेंधा नमक के साथ मिलाकर शुद्ध किया जाता था, फिर उसे भस्म बनाकर औषधि के रूप में उपयोग किया जाता था। फिर संगम ग्राम के माधव हैं, केरल स्कूल उस टाइम पे फेमस था, वहाँ से थे। गोलबाद नामक इन्होंने बुक लिखी है, और बेनबा रो लिखी है। केरल स्कूल के संस्थापक थे। आधुनिक कैलकुलस और अनंत श्रेणियों की खोज की इन्होंने। साइन कोसाइन
आर्क टेंजेंट और पाई के लिए इन्होंने श्रृंखला सूत्र दिए। फिर आ जाते मध्यकाल, सल्तनत काल, मुगल काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर देखोगे कि मुगल काल में क्या हो रहा है, इत्र का आविष्कार हो रहा है ना। जो पौधे हैं बागानों, इन पर काम होगा तो यहीं पर काम होगा। कृषि एवं पादप विज्ञान में मुगल साम्राज्य में। तो जो कि ये जहांगीरी में इसका वर्णन है। यूरोपीय संपर्कों से नई फसलें, अब यहाँ पे देखो कौन आ गए थे, पुर्तगालीज आ गए थे यहाँ पे। तो क्या होंगे, आलू अनन्नास ये वहीं से आए हैं, तंबाकू आलू मक्का अनन्नास। तो ये तंबाकू आलू अनन्नास तो पुर्तगालीज लेके आए हैं, आई यहाँ पर। पशु प्रजनन, पादप संस्करण, ग्राफ्टिंग पर यहाँ पर प्रयोग हुए इस काल में। आचार सारंगधर थे मध्यकालीन भारत में, सारंगधर संहिता लिखी। रोग निदान के लिए नाड़ी परीक्षा को लोकप्रिय बनाया। अफीम का दर्द निवारक के रूप में उपयोग, प्रथम लिखित उपयोग यहीं पर मिलता है इनकी बुक में, सारंगधर संहिता में। नहीं तो लोग नशे के लिए उपयोग करते थे। महेंद्र सूरी दिल्ली सल्तनत में फिरोजशाह तुगलक के शासनकाल में थे, यंत्र राज नामक इन्होंने पुस्तक लिखी। सुल्तान के दरबार में ये खगोलविद थे। यंत्रराज एस्ट्रोलैब पर प्रथम प्रमाणिक संस्कृत ग्रंथ है। इन्होंने एक मान यंत्र का भी आविष्कार किया। फिर सवाई जयसिंह, इनके बारे में तो सब लोग जानते ही होंगे। दिल्ली में जो जंतर मंतर है, पूरी इंडिया में 5 जगह इन्होंने खगोल वेधशालाएं बनाई थी और आज भी वो वर्क करती हैं। पूरा दिन का समय बताती हैं, सूर्य की रोशनी से पता चलता है कौन सा समय है, डेट भी पता चल, महीना कौन सा चल रहा वो भी पता चलता है। तो आमेर जयपुर राज्य में थे ये तो शासक थे। जयपुर पूरा इनका ही बनाया हुआ है, गुलाबी शहर जो इन्होंने बनाया, हवा महल वगैरह। जंतर मंतर 5 वेधशालाएं पूरी देश में बनाई हैं, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, जयपुर। ठीक है। तो अगर यूपी की बात करें तो यूपी में आपका बनारस आ गया और मथुरा आ गया। उज्जैन एमपी में आ गया, जयपुर अब जहाँ के ये थे वहीं है, एक दिल्ली। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, विशाल पाषाण खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया, जिससे सटीक खगोलीय सारणियाँ तैयार की। इसके रसायन विज्ञान एवं निर्माण के क्षेत्र में मुगल दरबार में अस्मत बेगम थी। ऐसा बोला जाता है कि जो नूरजहां की माता थी, ठीक है, उन्होंने इत्र का आविष्कार किया था। आसवन प्रक्रिया से उन्नत इत्र उद्योग का विकास किया, गुलाब के इत्र का आविष्कार किया। ये तो हो गई प्राचीन काल की बात। अब आ जाते हैं आधुनिक भारत के वैज्ञानिक। देखो आधुनिक काल में आप सभी ना, एक तो सारे जितने संस्थान हैं वो पढ़ चुके हैं, उन संस्थानों के काम पढ़ चुके, कब स्थापना हुई, किस चीज से संबंध हुई, एक पढ़ रहे हैं आप वैज्ञानिक। अब जब इनके कामों पर, दोनों के कामों पर आओगे ना, तो तीसरी चीज आपकी स्वदेशीकरण यहीं पर आ जाएगा, नवाचार यहीं पर आ जाएगा, और अन्य जो प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ वो भी बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ पर रिपीट हो जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले हैं श्रीनिवास रामानुजम अयंगर, 1887 से 1920 तक। अधिकांश देखोगे साउथ इंडियन मिलेंगे। प्रारंभिक जन्म जन्म हुआ है 22 दिसंबर 1887 को ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी के इरोड में, तमिलनाडु में। इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1920 को हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने कुंभकोणम करके एक जगह है, यहाँ पे मैं जा चुका हूँ, यहाँ पर हुई इनकी। गणित के अलावा अन्य विषयों में, ये क्या है ना, क्लास में पढ़ते थे, केवल मैथ में इनको इंटरेस्ट था। मैथ के बहुत बड़े, एक इनको ऐसा बोला जाता है रहस्यमयी मैथमेटिशियन थे। कुछ भी जो मतलब जो सिद्धांत है नहीं ना, ऐसे लिखित रूप में विकसित करते चले जाते। तो क्लास में क्या होता था, अन्य सारे सब्जेक्ट में ये फेल हो जाते थे, और मैथ में इनके टॉप नंबर रहते थे। मैथ में तो ये अगर 10 क्लास में पढ़ रहे हो, इनसे मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन का भी मैथ लगवा लो, ये लगा देते। अब चूंकि उस टाइम पे इतने कम्युनिकेशन के माध्यम चीज़ें तो थी नहीं, लोगों को कहाँ से समझ ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं, फिर भी इनकी चीज़ें बाहर पहुंच गई। तो ट्रिनिटी कॉलेज थे, जिसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय बोला जाता है, जहाँ वो 1914 में ब्रिटिश ब्रिटिश गणितज्ञ थे, प्रसिद्ध थे, G.H. हार्डी। इनको इनकी जो इन्होंने सिद्धांत विकसित किए थे ना, उसके कुछ कागज मिल गए, ये बहुत प्रभावित हुए, इन्होंने बुलाया। तो इन्होंने फिर क्या किया, वहाँ गए, G.H. हार्डी को अपने प्रमेयों से भरा एक पत्र भेजा, और इस पत्र को मिलने के बाद भी उन्होंने बुलाया था, इसके बाद ये गए थे। ठीक है। वैज्ञानिक योगदान, सिद्धांत और आविष्कार जान लेते हैं। तो इनका गणितीय योगदान मुख्य रूप से संख्या सिद्धांत, जो नंबर थ्योरी है, इस पर है।
अनंत श्रृंखला इनफाइनाइट सीरीज पर है और निरंतर भिन्न जो कंटिन्यूड फ्रैक्शंस होते हैं इस पर केंद्रित था। इन्होंने रामानुजम समेशन का आविष्कार किया, जो अपसारी श्रृंखलाएं होती हैं डाइवर्जेंट सीरीज, इसका योग निकालने की एक विधि थी। इनका सबसे गहरा और दूरगामी प्रभाव क्या है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट ये टर्म बोल देंगे किससे संबंधित है, तो रोजर्स रामानुजन आइडेंटिटीज और मॉक थीटा फंक्शन, इनका विकास किया, सबसे ज़्यादा फेमस है। फिर रामानुजन प्राइम और हार्डी रामानुजम फार्मूला इनके अन्य योगदान है। प्रमुख पुरस्कार तो इन्हें फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, मतलब ब्रिटेन ने इनको फेलोशिप दी थी 1918 में। फिर सीवी रमन, चंद्रशेखर वी रमन 1888 से 1970 तक थे। भारत में प्रयोगात्मक भौतिकी के ये जनक माने जाते हैं। इनका जन्म 7 नवंबर 1988 को तमिलनाडु में हुआ था और इनकी मृत्यु 21 नवंबर 1970 को हुई थी। तो जो हम तमिलनाडु की बात करते हैं, साउथ में भी अधिकांश आप देखोगे तमिलनाडु और केरल आज का नहीं है। यहाँ पर अगर देखोगे जो महान ज्ञाता ज्ञानी या पढ़ने वाले हैं ना, वो बहुत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। अब तो चीज़ें मुझे लगता है कम हो रही हैं धीमे धीमे, पहले बहुत थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा इंडियन एसोसिएशन फॉर द, ये मैंने पढ़ाया था आपको इंस्टीट्यूशन में, IACS सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है। तो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जहाँ इन्होंने अपना सबसे महत्वपूर्ण शोध कार्य किया, रमन प्रभाव यहीं पर इन्होंने खोजा था। भारतीय विज्ञान संस्थान से भी जुड़े रहे हैं, इसके निदेशक भी बने थे IISc के। रमन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की 1948 में इन्होंने, ये इनसे संबंधित संस्थाएं हैं। इनके वैज्ञानिक योगदान देख लेते हैं। तो सबसे युगांतकारी कार्य इन्होंने 1928 में रमन प्रभाव की खोज की, जो प्रकाश के प्रकीर्णन की क्वांटम प्रकृति से संबंधित था। इस खोज ने क्या किया कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्षेत्र है ना, इसमें क्रांति ला दी, इसमें नई नई खोजों के लिए ना रास्ता बना दिया। आधुनिक विज्ञान में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग रसायन विज्ञान, औषध विज्ञान, चिकित्सा निदान और यहाँ तक कि वस्त्र विज्ञान में भी किया जाता है। प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं, हो सकता है पुस्तकों से प्रश्न आ जाए। मॉलिक्यूलर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिजिक्स ऑफ क्रिस्टल्स, ये दो इनकी पुस्तकें हैं। इनको प्राप्त पुरस्कार देख लेते हैं। तो नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। देखो इनके बारे में पहले भी बताया जा चुका है। 28 फरवरी 1928 को इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसीलिए 28 फरवरी को हम क्या बनाते हैं, विज्ञान दिवस। इस खोज के 2 साल बाद इनको मिल गया था नोबेल पुरस्कार 1930 में, और जिससे यह सम्मान पाने वाले पहले एशियाई वैज्ञानिक बने थे, ये ध्यान रखना। भारत रत्न भी इनको मिला है। फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, ये फेलोशिप मिलती है जिसमें स्कॉलरशिप हो जाती है एक प्रकार से। फिर आते हैं जगदीश चंद्र बोस, 1858 से 1937 तक रहे। ये एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक थे जो भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान तीनों में भी इन्होंने काम किया और उत्कृष्ट काम किया। इनका जन्म 30 नवंबर 1858 को ब्रिटिश भारत, अब इस टाइम पे वो बांग्लादेश में स्थान है, वहाँ पर हुआ था, और 23 नवंबर 1937 को इनका निधन हुआ। संस्थाएं जिनसे संबंधित रहे तो बोस इंस्टीट्यूट, जो अंतः विषय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए था, मतलब साइंस के जो कोर विषय हैं उनका आपस में अनुसंधान बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में स्थापित किया था। इसके बाद वैज्ञानिक योगदान क्या है, मुख्य रूप से सूक्ष्म तरंगों, जो देखो एक बताता हूँ, जो हमने पढ़ते हैं ना कि जो माइक्रोवेव होता है, जो कम्युनिकेशन, आज टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, ये सब माइक्रोवेव्स जो होती हैं उनसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, चाहे वो आवाज़ हो चाहे वीडियो, सब कुछ। तो इस माइक्रोवेव का आविष्कार पहले प्रयोग इन्होंने ही कर लिया था। हालांकि इन्होंने उसको पेटेंट वगैरह आगे नहीं गए और फिर सामने वाले व्यक्ति ने उसका बड़े पैमाने पर फायदा उठा लिया। बोस ने क्या किया, 1895 में मिलीमीटर रेंज की अत्यंत छोटी रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगों का उत्पादन और इनके संचरण का सफल प्रदर्शन किया था। इन्होंने कोहेरर नामक एक प्रारंभिक रेडियो संसूचक और क्रिस्टल डिटेक्टर का आविष्कार किया। जो इन्होंने मरकरी कोहेरर का उपयोग किया, जो इन्होंने विकसित किया था, उसका उपयोग देखो किसने किया बाद में इतावली भौतिक विज्ञानी गुगलिल्मो,
मार्कोनी ने अपने पहले ट्रांस अटलांटिक रेडियो सिग्नल प्रयोगों में किया। हालांकि बोस ने कभी इसमें रुचि नहीं दिखाई कि इसका पेटेंट हमारा था या हमें पेटेंट मिलना चाहिए, तो हमने पहले ही बना दिया था। आगे चलते हैं। इन्होंने कैस्कोग्राफ नामक एक अत्यंत संवेदनशील उपकरण का आविष्कार किया, जो घड़ियों के गियर प्रणाली का उपयोग करके पौधों की वृद्धि और बाहरी उत्तेजनाओं जैसे प्रकाश, रसायन और ध्वनि के प्रति उनकी प्रतिक्रिया को माप सकता था। मैं बताता हूँ इन्होंने क्या, इन्होंने बोला था कि जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, इनमें भी जीवन होता है और ये भी मनुष्यों की तरह संवेदनशील होते हैं। इस तो पौधों में संवेदनशीलता या वनस्पतियों में संवेदनशीलता का जो ज्ञान था या जो बताया लोगों को, वो इन्होंने ही बताया था, और उसके लिए इन्होंने कैस्कोग्राफ नामक एक यंत्र का आविष्कार किया था, जिससे ये संवेदनशीलता मापी जाती थी कि अगर ऐसा होगा, तापमान कम होगा तो ऐसे हो जाएगा, अगर किसी पौधे को आप टच करोगे तो ऐसे हो जाएगा। वो सारी चीज़ें इन्होंने दिखाई थी। 1901 में रॉयल सोसाइटी में एक सार्वजनिक प्रदर्शन में, रॉयल यहाँ पर शब्द लग जाए समझो ब्रिटेन की बात हो रही है, ठीक है, इस टाइम तो ब्रिटेन ही ब्रिटेन था पूरी दुनिया में। तो एक सार्वजनिक प्रदर्शन में इन्होंने इस उपकरण की मदद से ये सिद्ध कर दिया कि पौधों और जानवरों के ऊतकों की प्रतिक्रिया प्रणाली में मौलिक समानताएं होती हैं, दोनों में समान होती हैं। इन्होंने ये दिखा दिया कि पौधे भी रसायनों, उत्तेजनाओं पर वैसे ही प्रतिक्रिया करते हैं जैसे जानवरों की मांसपेशियां करती हैं, जिससे आधुनिक पादप तंत्र का जीव विज्ञान की नींव पड़ी। प्रमुख पुस्तकें इनकी क्या है? रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग 1902 में, द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स और प्लांट ऑटोग्राफ्स एंड देयर रिवेलेशंस। जो पुरस्कार इनको मिले हैं तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी और नाइट बैचलर। अब आ जाते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा 1909 से 1966 तक। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है और सर्वसम्मति है, इसमें कोई किसी को कोई भी सवाल नहीं है, ठीक है। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को बॉम्बे के एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ था। 24 जनवरी 1966 को मोंट ब्लांक फ्रांस में इनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। जैसा मैंने बताया, पहाड़ी से सीधा चलता हुआ विमान टकरा गया था, मतलब ऐसा माना जाता है कि उसके पीछे साजिश थी किसी देश की, क्योंकि ये अगर जीवित रहते 2-3 साल और तो उसी टाइम हमारा परमाणु परीक्षण हो गया होता, बन गया होता। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कैवेंडिश लेबोरेटरी, जहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और पॉल डिराक जैसे दिग्गजों के साथ इन्होंने काम किया। भारतीय विज्ञान संस्थान से भी, अब ये संबद्ध संस्थाएं हैं, तो एक तो संबद्ध संस्थाएं वो थी जहाँ इन्होंने शिक्षा ग्रहण की होगी या जहाँ जिसकी स्थापना की, जहाँ पढ़ाया, वो भी आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो आईआईएससी से ये जुड़े और 1939 में यहीं इनको सीवी रमन भी मिले। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना इन्हीं के सहयोग से हुई थी। इन्होंने 1945 में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के सहयोग से इसकी स्थापना की थी। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो हुई थी उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल था। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे, जिसका बाद में नाम इन्हीं के नाम पर रख दिया गया था, बार्क। इन्होंने जो योगदान दिया है वो देख लेते हैं। तो इनका मूलभूत वैज्ञानिक कार्य क्या है? कॉस्मिक किरणें और क्वांटम भौतिकी पर केंद्रित था। इन्होंने भाभा विकिरणन, चूंकि इनका काम क्या था ना, समझो, इनका काम था देश को मजबूत बनाना, देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाना, दो तरीके से, एक ऊर्जा के लिए और दूसरा बम के लिए। अब ये जो भी काम कर रहे हैं सब सीक्रेट प्रवृत्ति का था। कुछ भी ये रिसर्च कर रहे हैं, पेपर तो पब्लिश कर नहीं सकते थे कि हम यहाँ तक पहुँच गए, देखो हमने ये खोज कर ली कुछ। तो इनका तो अधिकांश काम सीक्रेट ही रह गया, अभी भी वो सीक्रेट ही है। तो इन्होंने भाभा विकिरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पॉजिट्रॉन सकारात्मक रूप से, देखो पॉजिट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और पॉजिट्रॉन इसका जस्ट अपोजिट होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बाकी द्रव्यमान वगैरह सब समान होते हैं दोनों। एंटी इलेक्ट्रॉन जैसे पॉजिट्रॉन को बोला जाता है, और इलेक्ट्रॉन के बीच की अंतःक्रिया विकिरण की संभावना की व्याख्या करता है। इन्होंने कॉस्मिक किरणों की कैस्केड प्रक्रिया और म्यूऑन नामक मूलभूत कणों की सैद्धांतिक भविष्यवाणी पर भी मौलिक कार्य किया। अभी इसलिए सारी चीजें लिख दी ना, हर चीज याद नहीं करनी, बस पढ़ लो, एक आइडिया लग जाएगा, फिर बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत आसान हो जाएगी। इनका सबसे बड़ा योगदान क्या था कि भारत को एक संप्रभु और आत्मनिर्भर वैज्ञानिक राष्ट्र बनाना था।
और इन्होंने बाद में परमाणु भौतिकी और मूलभूत विज्ञान के लिए समर्पित कई संस्थानों की स्थापना की और रूपरेखा तैयार की। भाभा ने भारत के ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए एक 3 चरण का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का इन्होंने एक पूरा खाका पेश किया था, जो यूरेनियम की बजाय भारत का जो थोरियम है इसके भंडार पर आधारित था। प्रमुख पुस्तकें होमी जहांगीर भाभा, इनके जो है ना पेपर्स थे उनका संकलन है होमी जहांगीर भाभा नाम से। इसके बाद प्राप्त पुरस्कार में एडम्स पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण मिला है, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी मिली। अब आ जाते हैं विक्रम साराभाई पर। डॉक्टर होमी भाभा अगर परमाणु कार्यक्रम के जनक थे, परमाणु कार्यक्रम में इनका बहुत बड़ा योगदान है, तो जो अंतरिक्ष कार्यक्रम वाला क्षेत्र था वो डॉक्टर विक्रम साराभाई के हाथ में था। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का वास्तुकार माना जाता है। इनका जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद के एक प्रमुख उद्योगपति परिवार में हुआ था। मतलब पैसे की कोई कमी नहीं थी, अगर चाहते तो लग्जरी लाइफ ब्रिटेन वगैरह में बिता सकते थे। 30 दिसंबर 1971 को इनका निधन हुआ। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कॉस्मिक किरणों में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्ति। अब देखो आज की विडंबना देखो क्या है, आज व्यक्ति IIT JEE में पढ़ने जाता है, शुरुआत यहीं से करेगा, टॉप इंस्टीट्यूशन है, फिर आगे रिसर्च वगैरह करेगा तो और अच्छे स्कूल में IIT JEE या IISc में पढ़ने जाएगा। यहाँ पर हर एक व्यक्ति पर प्रति साल कम से कम नहीं तो सरकार 1 करोड़ रुपए खर्च करती है। फीस तो बहुत कम है, 2-4 लाख, लेकिन यहाँ जो खर्चा है सरकार का बहुत है, क्योंकि देश की नींव है। वो व्यक्ति पढ़ता है और प्राइवेट कंपनी उसको अच्छे पैकेज पर उठा के ले जाती है, वो एक बार भी नहीं सोचता है कि नहीं। और जो हमारे पुराने लोग थे, जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हैं आज की पिछले 20-25 साल में कोई बताए मुझे कि कौन सा बहुत बड़ा आविष्कार है, बहुत बड़ी चीज इंडियंस ने कोई करके दिखाई हो। जबकि अब तो संसाधनों की कोई कमी नहीं है, चीज़ों की भी कोई कमी नहीं है। उस टाइम पर तो संसाधन थे ही नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं थी, चीज़ें नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है। और दूसरे ये लोग थे, चाहे विक्रम साराभाई हो, चाहे CV रमन हो, जो भी हो, दुनिया भर से पढ़ के आए, अपना पैसा खर्च करके आए हैं, सारी चीज़ें करके फिर भारत में आए, पूरी ज़िंदगी खपा दी। और इनके जीवन पर भी हमेशा खतरा था। क्या लगता है CIA अमेरिका वगैरह हमेशा इनके पीछे पड़े रहे होंगे, इनकी जासूसी की होगी, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं है। और जैसे ही इन्हें लग रहा होगा, जैसे डॉक्टर भाभा को तो है ना सुना ही है कि वो एक साजिश थी, तो इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कॉस्मिक किरणों में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। फिर देखो सबसे बड़ी संस्था है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, क्योंकि जो भी आविष्कार हो रहे हैं रक्षा क्षेत्र में या जो स्पेस के क्षेत्र में, अधिकांश में 90% तो फिजिक्स चाहिए। तो इन्होंने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की अहमदाबाद में, इस संस्थान के अंदर भी में होके आया। 11 नवंबर 1947 को महज 28 वर्ष की आयु में कर दी थी, और इसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पालना माना जाता है। केवल अंतरिक्ष कार्यक्रम नहीं, अंतरिक्ष कार्यक्रम में जो भी आप रॉकेट वगैरह बनाए हैं उसी टेक्नोलॉजी पे तो मिसाइल बनाई है, नहीं तो कहाँ से बना पाते। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जिसकी स्थापना 1969 में इन्हीं के दृष्टिकोण के कारण हुई थी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में, उसकी भी स्थापना इन्होंने ही की थी। इंडियन देखो केवल यहाँ तक सीमित नहीं रहे, मैनेजमेंट में भी आ गए। जो IIM अहमदाबाद है ना, वो देश का सबसे बड़ा प्रबंध संस्थान है, उसकी स्थापना भी इन्होंने ही की थी। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना में इनका योगदान था। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL, जिसने ये बनाई थी EVM वगैरह बनाई हैं, उसकी स्थापना में भी इनका योगदान। दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की भी स्थापना की थी इन्होंने अपनी पत्नी मृणालिनी साराभाई के साथ कला के संवर्धन के लिए। वैज्ञानिक योगदान, सिद्धांत और परियोजनाएं देख लेते हैं। तो यदि होमी भाभा ने भारत को परमाणु ऊर्जा की दिशा में प्रेरित किया, तो साराभाई ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को राष्ट्रीय विकास का सबसे शक्तिशाली माध्यम बनाया। इन्होंने उपग्रह प्रक्षेपण यान के स्वदेशी विकास की रूपरेखा तैयार की। इनके प्रयासों के फलस्वरूप ही 1975 में भारत का पहला उपग्रह जो आर्यभट्ट है, रूसी कॉस्मोड्रोम से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। मतलब रूस की जो स्टेशन है वहां से प्रक्षेपित किया गया था। प्रमुख पुस्तकें मैनेजमेंट फॉर डेवलपमेंट, साइंस पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट, न्यूक्लियर पावर इन डेवलपिंग कंट्रीज, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। प्राप्त पुरस्कार में पद्म भूषण भी मिला है और पद्म विभूषण भी दिया गया है मरणोपरांत। फिर आएंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 1931 से 2015।
नाम क्या था इनका पूरा? तो अबुल पाकिर जैनुल आबदीन एपीजे अब्दुल कलाम, ये पूरा नाम था। विश्व भर में इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में। यहाँ पर भी मैं होके आया हूँ। इनके तो मैं घर पे भी होके आया हूँ, पूरा म्यूजियम बना दिया गया है जिसमें इनका भारत रत्न वगैरह भी रखा हुआ है। वहीं पे इनके भाई अभी भी रहते हैं रामेश्वरम में। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई। इनसे संबंधित संस्थाएं तो सबसे पहले इन्होंने बीटेक की डिग्री कहाँ से ली थी? इंजीनियरिंग की, बीई की, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ से इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता हासिल की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े रहे इसरो, जहां इन्होंने अपने करियर के पहले 2 दशक बिताए। इसके बाद डीआरडीओ में चले गए, फिर टिफैक में भी ये रहे हैं, और इसके बाद भारत के राष्ट्रपति रहे हैं 2002 से 2007 तक। वैज्ञानिक योगदान अगर देखें तो इसरो में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के विकास का नेतृत्व इन्होंने ही किया था, जिसमें रॉकेट प्रणोदन और नियंत्रण प्रणालियों को खरोंच से विकसित करना था, मतलब बिल्कुल जीरो से विकसित करना। 1982 में डीआरडीओ में ये वापस आ गए, और इसके बाद इन्होंने क्या किया? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983 में ये शुरू हुआ था, जिसके तहत पटना, अभी आगे चल के पढ़ोगे क्लासेज में, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये 5 प्रकार की मिसाइलों का विकास किया जाना था, और 5 प्रकार की मिसाइलों का विकास हुआ है। ठीक है, इसी प्रोग्राम के तहत। इसके बाद इस कार्यक्रम के तहत इनके नेतृत्व में वही अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, त्रिशूल हो गया, आकाश और नाग जैसी मिसाइलों का स्वदेशी रूप से विकास किया। कलाम ने क्या किया ना, कि जो दुनिया भर की तकनीक है उनमें क्या करते हैं, उनका कोई मिल गया, सपोज को किसी की पुरानी मिसाइल मिल गई तो उसको खोल के हमने रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली। इन्होंने बोला ये रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करनी है, हमें क्या करना है, स्वदेशी रूप से ठोस ईंधन प्रणोदन, क्योंकि जो तरल ईंधन होता है उसकी क्षमताएं होती हैं, स्पीड कम होती है, चीज़ें बहुत सारी उसमें अलग होती हैं। और जो ठोस ईंधन का अगर यूज होता है तो फिर सब बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो इन्होंने बोला कि ठोस ईंधन प्रणोदन वाली जो टेक्निक है उसका विकास करना है, और उच्च परिशुद्धता वाला नेविगेशन सिस्टम का विकास करना है, जिससे सटीक हमला हो पाए। आगे चलते हैं। 1992 से 99 तक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार रहे। पोखरण 2 का तो हेड यही थे, एक डॉक्टर RA चिदम्बरम थे जो कि परमाणु ऊर्जा आयोग के हेड थे, और बाकी जो विस्फोट जो परीक्षण किया गया था वो यही हेड कर रहे थे। इसके बाद राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने एक दस्तावेज, 2-3 चीज़ें इन्होंने की थी। विजन 2020 बोला था कि 2020 तक हम विकसित भारत बनेंगे, उसके लिए इन्होंने पूरा रोड मैप बनाया था। हालांकि वो चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं हो पाई। अब विजन 2047 देखा जा रहा है या दिखाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज इन रूरल एरिया की भी बात की थी इन्होंने, कि जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर जो शहरी सुविधाएं वो प्रोवाइड करानी चाहिए। ये सब चीज़ें इन्होंने बहुत, इनको तो आम लोगों का राष्ट्रपति बोला जाता था। जब इनकी मृत्यु भी हुई थी तो उसके जस्ट 10 मिनट पहले आप पढ़ा रहे थे, लेक्चर देते देते गिर गए थे और वहीं पे मृत्यु हुई थी। सोचो, ऐसे व्यक्ति सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी वो पढ़ा रहे थे, खड़े होना 2 घंटे 3 घंटे लेक्चर देना उस उम्र में कितना कठिन कार्य। प्रमुख पुस्तकें, इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इग्नाइटेड माइंड्स, द ल्यूमिनस स्पार्क्स और गाइडिंग सोल्स। पुरस्कार, सारे पुरस्कार ही मिल चुके हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। फिर हैं अगले हैं कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, जो आपकी नई शिक्षा नीति है ना 2020 में आई थी, उस समिति जिसने बनाई थी शिक्षा नीति, उसके हेड यही थे कस्तूरी रंगन। इन्हीं की कमेटी ने जो आपका पश्चिमी घाट है उस पर भी रिपोर्ट दी थी कि पश्चिमी घाट का कितना जोन जो एरिया है उसे इको सेंसिटिव जोन घोषित करना चाहिए। बहुत काम करके गए, इसरो के हेड रहे हैं लंबे समय तक। तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का जन्म 24 अक्टूबर 1940 को एर्नाकुलम, केरल, उस टाइम पे कोचीन साम्राज्य हुआ करता था, वहाँ पर हुआ था। हाँ, ये लोअर PCS बैच की जानकारी। अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन इंश्योर हो जाए और लगातार आपके पास करने को स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हों और सब कुछ जीरो से लेकर लास्ट तक कवर हो, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। GS रेवोल्यूशन सर्च करना है प्ले स्टोर पर,
एप्लीकेशन डाउनलोड करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कोर्स के अंदर ही, मतलब ऐप के अंदर ही ऑल कोर्सेस ऑप्शन आएगा, वहीं पे कोर्स दिख जाएंगे, वहीं से परचेज कर लोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो इस नंबर पर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, और स्लिप भी इस नंबर पर कोर्स की भेजेंगे तो टेलीग्राम पर जोड़ दिया जाएगा। आगे चलते हैं। इनका निधन 25 अप्रैल 2025 को बेंगलुरु में हुआ। कौन कौन सी संस्थाओं से संबंधित रहे हैं? तो मुंबई विश्वविद्यालय, यहाँ से इन्होंने विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की। के कस्तूरी रंगन के बारे में बात हो रही, ठीक है। तो मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की। फिर फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी से इन्होंने पीएचडी पूरी की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में भी इन्होंने काम किया, उसके तो हेड रहे। 1994 से 2003 तक 5वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। टीआईएफआर में भी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में परिषद में रहे। योजना आयोग के सदस्य रहे हैं। राज्यसभा में भी इन्हें नामित किया गया था। वैज्ञानिक योगदान देख लेते हैं। तो इनके कार्यकाल के दौरान भारत ने पीएसएलवी का विकास किया। इन्होंने जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी, इसके सफल परीक्षणों का भी मार्गदर्शन किया। इन्होंने ओशन सेट, कार्टोसेट, उन्नत संचार उपग्रहों के विकास को भी गति दी। अंतरिक्ष विज्ञान के अलावा इन्होंने भारत की जो शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने वाली समिति थी, उसके हेड थे। और इन्होंने क्या है, कादम्बरी, बाणभट्ट की कादम्बरी से यहाँ पर एक प्रकार से प्रेरणा ली थी। जो नई शिक्षा नीति बनाई थी उसमें बोला था कि वहाँ पर 64 प्रकार की कलाओं की बात की गई है। तो शिक्षा केवल ज्ञान लेना नहीं है, ज्ञान के साथ कलाएं भी हों, व्यावसायिकता भी आए, लोगों के पास स्किल आए। और इसलिए उन्होंने क्या बोला कि कक्षा 6 के बाद व्यावसायिक शिक्षा भी देनी शुरू करनी चाहिए। प्रमुख पुस्तकों में प्रकाशन, तो स्पेस ओडिसी, ए डाउन टू अर्थ पर्सपेक्टिव, दी जियोसेंट्रिक प्लेनेट सहित 6 पुस्तकों का इन्होंने संपादन किया। 200 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए। प्राप्त पुरस्कार में पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1983 का। फिर अगले वैज्ञानिक हैं रघुनाथ अनंत माशेलकर। 1943 में जन्म हुआ। 1 जनवरी 1943 को गोवा के माशेल गांव में। बॉम्बे यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, यहाँ से इन्होंने 1966 में इंजीनियरिंग की और 1969 में पीएचडी पूरी की। फिर सालफोर्ड विश्वविद्यालय से जुड़े रहे, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला से जुड़े रहे, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, यहाँ पे इन्होंने 1995 से 2006 तक महानिदेशक रहे। योगदान देख लेते हैं। तो इन्होंने पॉलीमर विज्ञान और इंजीनियरिंग में मूलभूत योगदान दिया। इन्होंने CSIR को एक IP ड्रिवन, वैश्विक रूप से IP ड्रिवन मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ड्रिवन, बौद्धिक संपदा के बहुत बड़े वो थे। अभी मैं बताता हूँ इन्होंने क्या काम किया। दुनिया भर के जो देश थे ना, चीन हो गया, US हो गया, UK, ये क्या कि भारत के जो परंपरागत चीज़ें हैं चिकित्सा में उपयोग, उनका पेटेंट ले ले रहे थे। फिर इन्होंने इसको बहुत ध्यान से देखा और एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन कराया हर चीज़ का, जिससे कि वो लड़ाई लड़ने में मदद मिली, उनके पेटेंट कैंसिल कराए कि ये इनके है ही नहीं। तो व्यावसायिक रूप से उत्तरदायी संगठन में इन्होंने CSIR को बदला। जब विदेशी कंपनियों ने भारत की पारंपरिक औषधियों जैसे हल्दी और बासमती चावल पर पेटेंट का दावा किया, तो माशेलकर ने पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी TKDL, इसके निर्माण का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, जिसने इन पेटेंट दावों को वैज्ञानिकों को कानूनी रूप से खारिज करने में मदद की। आगे चलते हैं। प्रमुख पुस्तकें, बौद्धिक संपदा और नवाचार नीतियों पर कई वैश्विक रिपोर्ट और वैज्ञानिक पत्र, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके उसमें है सिलेबस में, तो ये बहुत मेन वैज्ञानिक हो जाते हैं उससे रिलेटेड। प्राप्त पुरस्कार देख लेते हैं। तो पद्मश्री मिला है 1991 में, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी मिला है, शांति स्वरूप भटनागर फेलो मिली है। फिर टेसी थॉमस, डॉक्टर कलाम का नाम तो आप लोगों ने सुना है, लेकिन टेसी थॉमस को बहुत कम लोग जानते होंगे। ये मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया थी। टेसी थॉमस, जिन्हें भारतीय मीडिया में मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अग्निपुत्री, क्योंकि अग्नि मिसाइल की जो विकास हुआ है ना, अग्नि 4-5, उसमें मेन रोल इन्हीं का ही था। इनका जन्म अप्रैल 1963 में केरल के तटीय शहर अल्पुझा में हुआ, और यहीं आसपास ही आपका क्या है, श्रीहरिकोटा है। तो इनके आसपास से ही रॉकेट लॉन्च होते थे।
तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के पास पले बड़े होने के कारण रॉकेटों के प्रति इनका आकर्षण बचपन से ही था। त्रिशूल इंजीनियरिंग कॉलेज बीटेक किया इन्होंने यहाँ से। फिर रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे से एमटेक किया। जेएनटीयू हैदराबाद से पीएचडी की। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ से जुड़ी रही। एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी हैदराबाद से भी ये जुड़ी रही। योगदान क्या है? भारत के सबसे जटिल और रणनीतिक मिसाइल कार्यक्रम अग्नि श्रृंखला के विकास में इन्होंने केंद्रीय भूमिका निभाई। 2009 में इन्हें अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियुक्त किया गया और ऐसी ये पहली महिला थी जो इस पद पर थी। आगे चलते हैं। फिर अग्नि 5 जो है इसको 5000 किलोमीटर से अधिक इसकी रेंज और अचूक प्रहार मतलब जहां पर सटीक निशाना बने इसको सक्षम बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान। डॉक्टर थॉमस ने डीआरडीओ में एरोनॉटिकल सिस्टम्स के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में भी देश की सेवा की। प्रमुख पुस्तकें तो रक्षा प्रौद्योगिकी और मिसाइल मार्गदर्शन पर इनके बहुत सारे शोध पत्र प्रकाशित हुए। पुरस्कार में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, डीआरडीओ अग्नि पुरस्कार मिला है और सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार मिला है। अब आते हैं यूआर राव, उडुपी रामचंद्र राव, जो मैं बोलता हूँ ना कि बाहर से पढ़ के आए और फिर देश के लिए काम किया ना, इनका बहुत बड़ा नाम है उसमें। इनके नाम पर यूआर राव सेंटर है इसरो के। तो प्रोफेसर यूआर राव का जन्म 10 मार्च 1932 को मद्रास प्रेसिडेंसी वर्तमान उडुपी कर्नाटक के अदामारू गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 24 जुलाई 2017 को बेंगलुरु में हुई। मद्रास विश्वविद्यालय से बीएससी की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से भी संबंधित रहे एमएससी की और गुजरात विश्वविद्यालय से पीएचडी की। मतलब पूरे देश में ही घूम चुके आप तो। एमआईटी अमेरिका से भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला पीआरएल अहमदाबाद से जुड़े रहे। जैसे मैंने बोला पीआरएल तो ये है कि भारत के जो अंतरिक्ष मिसाइल कार्यक्रम वगैरह है ना उसका पालना है, यहीं से लोग निकले हैं और उसका विकास किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इससे जुड़े रहे। यहाँ इन्होंने 1984 से 1994 तक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। यूआर राव सैटेलाइट सेंटर इन्हीं के नाम पर रखा गया है। अब इनका योगदान जानते हैं। अपने करियर के प्रारंभिक चरण में इन्होंने एमआईटी अमेरिका में कॉस्मिक किरणों और सौर पवन पर काम किया। सबसे दुनिया का सबसे टॉप नंबर 1 का इंस्टीट्यूट है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका। यहाँ पे आप क्या किए? रिसर्च किए। फिर मारिनर 2 अंतरिक्ष यान के आंकड़ों का उपयोग करके भूचुंबकत्व पर सौर पवन के प्रभावों को इन्होंने स्थापित किया। अब ये सारी जानकारी लेके पढ़ के रिसर्च करके आप भारत लौट आए। 1966 में भारत लौटने के बाद राव ने भारत को अंतरिक्ष उपग्रह प्रौद्योगिकी में स्वावलंबी बनाने का बीड़ा उठाया। 1966 की बात हो रही है। 1975 में हमें पहला उपग्रह आर्यभट्ट अपना खुद का बनाना है, ठीक है, समय है और मैन योगदान इन्हीं का रहेगा। 1972 में इन्होंने भारत में उपग्रह प्रौद्योगिकी की स्थापना की जिम्मेदारी ली और देश के पहले उपग्रह 1975 जो आर्यभट्ट है इसके डिजाइन, निर्माण और प्रक्षेपण का सफलतापूर्वक नेतृत्व इन्होंने ही किया। इनके नेतृत्व में भास्कर, रोहिणी, इनसेट, आईआरएस जो इंडियन रिमोट सेंसिंग होते हैं श्रृंखला के 20 से अधिक उपग्रहों को डिजाइन और प्रक्षेपित किया गया। इनके कार्यकाल के दौरान ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV इसका सफल प्रक्षेपण हुआ और PSLV का विकास पूरा हुआ। यानी ये तो हमने लॉन्च ही कर दिया, इससे तो सैटेलाइट लॉन्चिंग होने लगे और PSLV का विकास भी इनके समय में हो चुका था। 1991 में इन्होंने भूस्थैतिक प्रक्षेपण यान GSLV और स्वदेशी क्रायोजेनिक तकनीक के विकास की भी शुरुआत की थी। सोचो जो अंतरिक्ष कार्यक्रम में अगर हम बात करते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई की, तो यूआर राव भी जनक माने जा सकते हैं। ये भी उसी लेवल का इन्होंने काम किया। प्रमुख पुस्तकें और प्रकाशन कॉस्मिक किरण, गृह भौतिकी और उपग्रह पर इन्होंने 350 से अधिक वैज्ञानिक शोध पत्र पुस्तकें प्रकाशित की। पुरस्कार में पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है। 21 विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई है। तो कुछ नाम ऐसे हैं जो नॉर्मली मीडिया में नहीं चलते, हम लोग नहीं देखते हैं। देखो क्या क्या करके बैठे हैं। अगले हैं वेंकट रमन रामकृष्णन। अप्रैल 1952 में जन्म हुआ था, जिसे बैंकी रामकृष्णन भी बोला जाता था। 1952 में तमिलनाडु के प्राचीन मंदिर साहिब चिदम्बरम, यहाँ पे भी मैं हो आया हूँ,
नटराज टेम्पल है यहाँ पे, बहुत विशाल टेम्पल है, बहुत भव्य लगता है और अंदर बड़ी शांति मिलती है यहाँ पे। इनके माता पिता दोनों वैज्ञानिक थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा बड़ौदा में हुई। महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा से बीएससी की, ओहियो विश्वविद्यालय से भौतिकी में पीएचडी की, ऊटा विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हैं, एमआरसी लेबोरेटरी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैम्ब्रिज यूके से भी जुड़े रहे हैं। इनका सबसे बड़ा वैज्ञानिक योगदान क्या है? राइबोसोम की अत्यंत जटिल त्रिआयामी संरचना और इसकी कार्यप्रणाली को आणविक स्तर पर समझना। देखो समझो, एक चीज समझो कि जो डीएनए होता है, इससे आरएनए और आरएनए से डीएनए, इसके पीछे टेक्नोलॉजी होती है, जिस टेक्नोलॉजी को समझने में इन्होंने मदद की थी। इन्होंने बोला था कि डीएनए से मिलने वाले संदेशों को डिकोड करके जो होता है ना आरएनए, वो अपने कार्य करता है, अपना विकास करता है, और इसी प्रक्रिया को ट्रांसलेशन बोला जाता है। एक और प्रक्रिया होती है, उसे बोला जाता है क्या है? ट्रांसक्रिप्ट। इसको समझने में उन्होंने मदद की थी। आज जितनी भी आप जो वैक्सीन वगैरह देखते हो ना, वायरस के प्रति जो भी चीज़ें हैं, उसका आधार यही जानकारी। तो जटिल त्रिआयामी संरचना और इसकी कार्यप्रणाली को आणविक स्तर पर समझने के लिए इन्होंने खोज की। राइबोसोम हर जीवित कोशिका में पाया जाने वाला वह जटिल आणविक तंत्र है जो डीएनए से मिलने वाले संदेशों को डिकोड करके अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण करता है, और इस प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। तो डीएनए से आरएनए की ओर जो जाता है वो ट्रांसक्रिप्ट हो गया, नहीं ट्रांसलेशन हो गया, और आरएनए से डीएनए की ओर जाता है वो ट्रांसक्रिप्ट हो गया। इस ज्ञान का उपयोग नए एंटीबायोटिक्स विकसित करने, एंटीबायोटिक प्रतिरोध से लड़ने के लिए किया जा रहा है। प्रमुख पुस्तकें: वैज्ञानिक जर्नल्स में राइबोसोम और प्रोटीन संश्लेषण पर विस्तृत शोध पत्र इन्होंने प्रकाशित किया। प्राप्त पुरस्कार देख लेते हैं तो नोबेल पुरस्कार मिला है 2009 का, संयुक्त रूप से मिला था थॉमस ए स्टडीज स्टिट्स और एडा ई योनाथ के साथ। भारत सरकार की राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति इन्हें मिली है, नाइटहुड की भी उपाधि मिली है। फिर आते हैं जिनका नाम तो लोगों ने सुना ही होगा, ये तो वर्तमान में भी इनका जिक्र होता है, वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड या जो मिल्क क्रांति के जनक हैं ये भारत में। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें भारत का मिल्कमैन बोला जाता है, श्वेत क्रांति के वास्तुकार के रूप में विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त है। 26 नवंबर 1921 को केरल के कोझिकोड यानी कालीकट में जन्म हुआ। नाम से ऐसा लग रहा है कि ये विदेशी हैं, है ना। इनकी मृत्यु 9 सितंबर 2012 को नाडियाड गुजरात में हुई थी, क्योंकि गुजरात को ही बाद में इन्होंने अपना कार्यस्थल बना लिया था। अमूल की स्थापना इन्होंने ही की थी। मद्रास विश्वविद्यालय और मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की। अमूल से जुड़े रहे, अमूल को स्थापना ही विकास इन्होंने किया। राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 1965 में इन्होंने की। यही बोला ना, किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो तो देखो उसका सन कब स्थापना हुई, क्या है। राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान आनंद की स्थापना की इन्होंने कब? 1979 में। इसके बाद योगदान देख लेते हैं तो इनकी वैज्ञानिक और प्रबंधकीय प्रतिभा का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? ऑपरेशन फ्लड, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम है। इस परियोजना में तकनीकी नवाचार क्या हुआ था कि भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाने की तकनीकी का विकास, क्योंकि गाय के दूध से तो बन जाता था, भैंस के दूध से नहीं बनता था, जो तब तक गाय के दूध से संभव माना जाता था। कुरियन ने अमूल ब्रांड के तहत एक ऐसा त्रिस्तरीय सहकारी ढांचा तैयार किया जहां दूध उगाने वाले किसान ही उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन श्रृंखला के मालिक थे। सहकारिता का विकास हुआ था। खाद्य तेल के क्षेत्र में भी इन्होंने धारा ब्रांड पेश किया, जिससे तिलहन उत्पादकों को बिचौलियों से मुक्त कराया। प्रमुख पुस्तकें डेयरी विकास और सहकारी प्रबंधन पर रिपोर्ट और इनकी खुद की आत्मकथात्मक कार्य हैं। पुरस्कार में विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है और पद्म विभूषण मिला है। अब आ जाते हैं सत्येंद्र नाथ बोस। इनका नाम उतना फेमस लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन समझ लो इनका योगदान इतना बड़ा है कि जो हिग्स बोसोन कण, जिसे गॉड पार्टिकल बोला जाता है, तो उसका नाम बोसोन कण इन्हीं के नाम पर रखा गया है। जो दुनिया की सबसे बड़ी एक प्रकार से प्रयोगशाला है और सबसे बड़ी मशीन है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, कई किलोमीटर लंबी मतलब गहराई में जिसका प्रयोग चल रहा है, जिससे क्या होगा कि जो अणु
और परमाणु से छोटे कणों की खोज हो रही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, जैसे गॉड पार्टिकल जिससे पूरी दुनिया बनी है। और उससे जो कण, जो गॉड पार्टिकल जिसकी खोज हो रही है, ऐसा माना जा रहा है कि इसी से ही ये मूलभूत कण है, उसको नाम दिया गया बोसोन। आइंस्टीन के साथ इन्होंने काम किया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन फॉर्मूला दिया है, बहुत सारी चीजें हैं। तो सत्येंद्रनाथ बोस आधुनिक सैद्धांतिक भौतिकी के गिने चुने दिग्गजों में से हैं, जिनका नाम क्वांटम यांत्रिकी की नींव के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। इनका जन्म 1 जनवरी 1894 को कलकत्ता में हुआ और मृत्यु हुई 4 फरवरी 1974 को। कहाँ किस किस कॉलेज से जुड़े रहे, तो प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कलकत्ता विश्वविद्यालय से, यहाँ पर ये भौतिकी विभाग के संस्थापक संकाय सदस्यों में से थे। ढाका विश्वविद्यालय से भी जुड़े रहे, क्योंकि बंगाल का ही पार्ट था उस टाइम। इनका सबसे युगांतकारी वैज्ञानिक योगदान क्या है, 1924 में ढाका विश्वविद्यालय में शोध के दौरान आया, जब इन्होंने क्या किया, कक्षा में विकिरण के सिद्धांत और पराबैंगनी तबाही, जिसे बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफे, इसकी व्याख्या की। यहाँ पर इन्होंने एक क्रांतिकारी अवधारणा प्रस्तुत की कि क्वांटम स्तर पर समान कण पूरी तरह से अप्रभेद होते हैं। और हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत था ना, इसको इन्होंने ना एक प्रकार से डाइल्यूट कर दिया। तो इन्होंने क्या बोला कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के कारण इनके वितरण की गणना शास्त्रीय तरीकों से नहीं की जा सकती। इन्होंने फोटोनों की अवस्थाओं की गणना के लिए एक नई सांख्यिकी विकसित की और एक शोध पत्र लिखा, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने जर्मन में अनुवादित किया और इसे प्रकाशित कराया। और इस नई सांख्यिकी को आज बोस आइंस्टीन सांख्यिकी बोला जाता है, जो उन कणों के व्यवहार का वर्णन करती है जिनका स्पिन पूर्ण पूर्णांक होता है। क्योंकि जो स्पिन होता है या तो माइनस हाफ होता है प्लस हाफ होता है, लेकिन यहाँ पर वर्णन क्या है, स्पिन पूर्ण पूर्णांक होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, NLMS क्वांटम संख्याओं में एस वाला होता है स्पिन। इन कणों को प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी पॉल डिराक ने बोस के सम्मान में बोसॉन नामक नाम दिया, जैसे फोटोन, ग्लूऑन और हिग्स बोसॉन। इस सिद्धांत ने भविष्यवाणी की कि अत्यधिक कम तापमान पर एक कण एक ही क्वांटम अवस्था में संघनित हो जाते हैं, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन कहा जाता है, जो सुपर फ्लूइडिटी और लेजर के संसक्त प्रवाह को समझाती है। तो जो पढ़ते हैं ना हम लोग कि जो द्रव्य है, द्रव्य क्या होता है, इसकी 3 अवस्थाएं पढ़ी हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो चौथी अवस्था आई थी प्लाज्मा। 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं, प्लैंक्स लॉ एंड द हाइपोथेसिस ऑफ लाइट क्वांटा, ये शोध पत्र। और इनके जो कलेक्टेड साइंटिफिक पेपर्स है, इनको कलेक्शन है। प्रमुख पुरस्कार में पद्म विभूषण मिला है, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी मिली है। अगला जानते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर। इन्होंने जो मेन खोज की थी वो की थी कि तारा होता है, तारे का जीवन काल के अलग अलग चरण होते हैं। शुरुआत में क्या होता है कि जो इसके यहाँ पर हाइड्रोजन होती है, क्रोड में हाइड्रोजन संलयन होके हीलियम में बदल रही होती है, 4 हाइड्रोजन के अणु एक हीलियम में बदल रहे होते हैं। तो जब ये पूरे इसके अंदर जो क्रोड में पूरी हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगी, लेकिन इसके बाहरी पार्ट में अभी भी हाइड्रोजन है, तो ये लाल लाल दानों की तरह दिखता है, बहुत विशाल हो जाता है। इसका द्रव्यमान भी पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये बोले हैं कि अगर इसका द्रव्यमान, ये जो इन्होंने लिमिट बनाई 1.4, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44, एक लिमिट बना दी कि सूर्य का जो द्रव्यमान है उसका 1.44 गुना अगर द्रव्यमान या उससे ज़्यादा है, तो फिर ये क्या बनेगा, आपका ब्लैक होल वगैरह न्यूट्रॉन तारा बनेगा, और नहीं तो कुछ और बनेगा, ये इन्होंने बोला है। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर महान भौतिक विज्ञानी, CB रमन के एक तो भतीजे थे, फैमिली ही वैसी थी तो होना ही था। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1910 को लाहौर, तब ब्रिटिश भारत में था, में हुआ, और 21 अगस्त 1995 को निधन हुआ। अब देखो दिक्कत क्या है ना, इंडिया इनको बोल रहा है, जैसे ढाका है, ढाका में थे, लाहौर में है, तो इंडिया बोलता है हमारे बेटे हैं। पाकिस्तान भी बोल सकता है, लेकिन वो देख रहे हैं यहाँ पे, पाकिस्तान ये देखते होंगे कि हिंदू है तो क्यों अपना बोलें, है ना, ये चलता है। हालांकि वैज्ञानिक हैं, जैसे हम लोग अभी बोलते हैं कि जो इंडस वैली है,
इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका मेन स्थान इंडिया में, लेकिन मेन स्थान इंडिया में नहीं है। मोहनजोदारो का नाम सुना है? मोहनजोदड़ो वगैरह ये सब पाकिस्तान में चले गए हैं। हड़प्पा चलेगी पाकिस्तान में। तो पाकिस्तानी अपना उसमें जिक्र करते हैं कि हमारे यहाँ पे विकसित हुई ये सभ्यता। संबंध संस्थाएं क्या है? प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से जुड़े रहे, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से जहाँ से इन्होंने पीएचडी पूरी की, इंस्टीट्यूट फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स कोपेनहेगन, शिकागो विश्वविद्यालय 1937 में शामिल हुए और शेष वैज्ञानिक जीवन यहीं व्यतीत किया। इनका योगदान, सबसे प्रसिद्ध और युगांतकारी योगदान क्या है? चंद्रशेखर लिमिट का प्रतिपादन किया इन्होंने। सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना होती है। यह सैद्धांतिक सीमा निर्धारित करती है कि कोई तारा अपने ईंधन को समाप्त करने के बाद श्वेत वामन के रूप में स्थिर रहेगा कि नहीं रहेगा। इन्होंने बोला कि अगर उसका द्रव्यमान इससे पार कर जाता है तो तारा असीमित रूप से सिकुड़कर सुपरनोवा विस्फोट करेगा और अंत में एक न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बन जाएगा। अगर इससे कम है तो वो श्वेत वामन तारा रहेगा। इनकी पुस्तकें एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी फॉर स्टेलर स्ट्रक्चर है, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेलर डायनामिक्स है और दी मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स है। नोबेल पुरस्कार मिला है भौतिकी का 1983 में, इसी के लिए चंद्रशेखर लिमिट के लिए मिला था। हरगोविंद खुराना, खुराना भी लिखा होता है कहीं पर, खुराना भी लिखा होता है, 1922 से 2011 तक। डॉक्टर हरगोविंद खुराना का जन्म 9 जनवरी 1922 को, उत्तर की तरफ अब आ रहे हैं हम, पंजाब में, वर्तमान पूर्वी पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में हुआ। अब देखो अपने पंजाब में भी नहीं, पाकिस्तानियों के यहाँ हो गया। इनकी मृत्यु 9 नवंबर 2011 को अमेरिका में हुई। आगे चलते हैं। पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर, यहाँ से इन्होंने क्या किया? स्नातकोत्तर किया। लिवरपूल विश्वविद्यालय से पीएचडी की। विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी, जहाँ इन्होंने अपना सबसे महत्वपूर्ण शोध किया। वैज्ञानिक योगदान एवं सिद्धांत, इनका सबसे महान योगदान क्या है? आनुवांशिक कोड की व्याख्या करना तथा यह स्पष्ट करना कि सेलुलर मशीनरी डीएनए में एनकोड किए गए निर्देशों का उपयोग करके प्रोटीन का निर्माण कैसे करती। मैं बताता हूँ इन्होंने क्या किया। इन्होंने सिंपल है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में प्रोटीन का संश्लेषण किया इन्होंने, ठीक है। इसके बाद खुराना और इनके सहयोगियों ने प्रयोगशाला में कृत्रिम न्यूक्लिक एसिड, सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स बनाने की रासायनिक तकनीक विकसित की। इसी खोज ने कृत्रिम जीन संश्लेषण और आधुनिक जेनेटिक इंजीनियरिंग का मार्ग प्रशस्त किया। प्रमुख शोध है इनके नोबेल लेक्चर्स में प्रकाशित इनका मूलभूत कार्य। नोबेल पुरस्कार मिला है 1968 में रॉबर्ट डब्ल्यू होली और मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग के साथ। भारत सरकार की फेलोशिप मिली थी 1945। फिर एम विश्वेश्वरैया महान इंजीनियर थे, डैम वगैरह बाढ़ रोकने के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया। 1861 से 1962 तक थे। नाम क्या था? सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। भारत के सबसे प्रख्यात इंजीनियर थे, दूरदर्शी राजनेता थे। इनका जन्म 15 सितंबर 1861 को मैसूर राज्य वर्तमान कर्नाटक के मुड्डेनहल्ली गांव में हुआ था। मृत्यु हुई थी 14 अप्रैल 1962 को बेंगलुरु में। सेंट्रल कॉलेज बेंगलोर से जुड़े रहे हैं, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से जुड़े रहे हैं। बॉम्बे सरकार का लोक निर्माण विभाग में काम किया इन्होंने, मैसूर राज्य प्रशासन में दीवान के रूप में काम किया। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनका महान योगदान क्या है? जल संसाधन प्रबंधन और बांध निर्माण में था। 1903 में, अगर इंजीनियरिंग के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा नाम है, वो यही है, ठीक है, इन्हीं का ही नाम है। इन्होंने 1903 में पुणे के खड़गवासला बांध में स्वचालित बियर वाटर फ्लडगेट्स का डिजाइन और पेटेंट तैयार किया, जिसने बांध के भंडारण स्तर को खतरनाक रूप से बढ़ाए बिना अतिरिक्त पानी को सुरक्षित रूप से निकालने की अनुमति दी। अब आप लोग बोलोगे फिर बाकी क्या है? तो बाकी वैज्ञानिक हैं। विज्ञान और इंजीनियर में, वैज्ञानिक और इंजीनियर में अंतर है, शुरुआत की क्लास में बता दिया गया। इनका प्रसिद्ध कार्य कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध का निर्माण था, जिसने मैसूर को अकाल से बचाया था। 1908 में इन्होंने हैदराबाद शहर के लिए एक व्यापक बाढ़ सुरक्षा प्रणाली का डिजाइन तैयार किया। 1912 से 1918 तक मैसूर के 19वें दीवान यानी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इन्होंने भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, मैसूर विश्वविद्यालय जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना भी की। प्रमुख पुस्तकें क्या है? रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया,
प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जो मैंने बताया 1934 में बुक लिखी गई थी प्लान्ड इकोनॉमी, यहीं से फिर 1938 में प्लानिंग कमेटी का गठन हुआ, 1944 में बॉम्बे प्लान आया 1944, और फिर प्लानिंग कमीशन बना। तो ये उसके पहले का काम इन्होंने किया था। पुरस्कार में भारत रत्न इनको मिला है, नाइट कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर मिला है, और CIE। फिर राजा रमन्ना, लास्ट क्लास में मैंने इनके बारे में आइडिया दिया था कि जो पहला परमाणु विस्फोट है 1974 वाला, लाफिंग बुद्धा, उसके हेड यही थे। 1925 से 2004 डॉक्टर राजा रमन्ना भारत के उन गिने चुने वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने विज्ञान, राष्ट्रीय सुरक्षा और ललित कलाओं में भी ये बहुत बड़े कलाकार थे, इनके बीच एक अद्भुत सामंजस्य स्थापित की। वैसे डॉक्टर कलाम भी बहुत अच्छा वीणा बजाते थे। इनका जन्म 28 जनवरी 1925 को मैसूर रियासत, वर्तमान कर्नाटक के तुमकुर जिले के तिपटूर में हुआ था, और मृत्यु हुई थी 24 सितंबर 2004 को मुंबई में। संस्थाएं जिनसे ये संबंधित रहे हैं तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, किंग्स कॉलेज लंदन से भौतिकी में PhD की, बार्क से रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन DRDO से जुड़े रहे, परमाणु ऊर्जा आयोग से जुड़े रहे, राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान की इन्होंने स्थापना की थी। डॉक्टर होमी भाभा के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया, परमाणु भौतिकी और रिएक्टर डिजाइन में विशेषज्ञता हासिल कर ली थी। इनका सबसे ऐतिहासिक योगदान क्या है, 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में ही हुआ था ये भारत के पहले शांतिपूर्ण भूमिगत परमाणु परीक्षण। यहाँ पर हमने परमाणु परीक्षण किया था, इसका नेतृत्व करना था, जिसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। बाद में जो 1998 का भी पोखरण 2 हुआ है ना, इन परीक्षणों में इन्होंने क्या है, एडवाइस दी थी, सलाहकार की भूमिका थी। विज्ञान से परे ये क्या थे, असाधारण पियानो वादक थे और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के गहरे जानकार थे। इन्होंने इंग्लैंड के रॉयल स्कूल ऑफ म्यूजिक से लाइसेंसिएट ऑफ द रॉयल स्कूल ऑफ म्यूजिक का डिप्लोमा भी प्राप्त किया था। सोचो कितना कार्य किया है लाइफ में। प्रमुख पुस्तकें क्या थी, द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूजिक इन राग एंड वेस्टर्न सिस्टम पुस्तक लिखी थी, ईयर्स ऑफ पिलग्रिमेज आत्मकथा है इनकी, द एटॉमिक पावर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। पुरस्कार में पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है। यहाँ पर आज की क्लास समाप्त होती है। आप सभी अगर क्लास कर रहे हैं तो शेयर जरूर करें, जिस भी व्यक्ति को लोअर PCS की तैयारी करनी है उस तक ये जानकारी जरूर पहुँचाएं। बाकी बैच ज्वाइन करना है तो GS रेवोल्यूशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से ये पूरा प्रोसेस बताया गया, और वहीं से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।